हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम क्या है भारत का भूगोल पढ़ विश्व का जो क्या है भूगोल हम पढ़ रहे थे। विश्व का जो भूगोल है उसमें हमने महाद्वीप स्टार्ट किए थे। इसमें हमने एशिया और क्या है अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट किए थे। आज हमारा क्या उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है उसका कंप्लीट हो जाए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने क्या पीछे क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, स्पीड से उसका क्या रिवीजन करते हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है उसकी खोज कब की थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह जो महाद्वीप है जनसंख्या और क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो यह जो महाद्वीप है क्षेत्रफल में कौन सा है, तीसरा है, और जनसंख्या में क्या है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं इसका नाम क्या है, अमेरिगो वेस्पुसी नाम का एक व्यक्ति था, नाविक क्या कौन सा घूमने फिरने वाला एक व्यक्ति था। उसने क्या उसका नाम अमेरिगो वेस्पुसी था। उसने अपने नाम पर इसका नाम क्या है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका नाम क्या रखा था, अमेरिका रखा था। और अमेरिका जो महाद्वीप है इसे नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, नई दुनिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ के जो निवासी है उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, यानी लाल भारतीय है। वो कौन से, उत्तरी अमेरिका के जो व्यक्ति है उन्हें क्या कहा जाता है, लाल भारतीय है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को करने वाली एक नहर है जिसका नाम क्या है, पनामा है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है और प्रशांत व अटलांटिक महासागर को क्या जोड़ने का कार्य करती है। प्रशांत व अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, पनामा नहर है। पनामा नहर की हमने बात की थी कि पनामा नहर की शुरुआत क्या 1903 में थल सेना के द्वारा कुलबेरा की पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 15 अगस्त 1914 को इसका निर्माण कार्य क्या है, पूरा कर लिया गया है। यह नहर ऐसी है जिसने एक शताब्दी पूरी कर ली। यह स्वेज नहर की क्या है, आदि है। और यह जो पनामा नहर है, पनामा नहर की अगर बात करते हैं इसकी जो धारा का प्रभाव बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज इसमें धारा है। इसके ऊपर लोग लगाए गए हैं, मीरा है, गोटन और पेड्रो है, इस प्रकार लोग लगाए गए हैं। तो लोक प्रणाली वाली नहर की बात करते हैं तो वो कौन सी आती है, पनामा नहर है। यह क्या है, लोक पर आधारित है, यानी लोक प्रणाली पर आधारित कौन सी आती है, पनामा नहर है। तो वह नहर जिसने एक शताब्दी पूरी कर ली है वो कौन सी आती है, अपनी पनामा ही नहर। इसके बाद अपनी बात की थी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे जो पर्वतमाला है, उत्तरी अमेरिका की पर्वतमाला कौन सा है, रॉकीज पर्वतमाला है, जिसकी स्रोत चोटी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी थी, माउंट क्या है, मेकले है। स्रोत चोटी कौन सी है, माउंट मेकले है। इसका उच्चतम बिंदु है, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम बिंदु की अगर वो बात करेगा तो माउंट मेकले है। यहीं से निम्नतम बिंदु की अगर बात करते हैं तो उत्तर अमेरिका का निम्नतम जो बिंदु है वो कौन सा था, डेप्थ वैली है, यानी मर्त घाटी है। वो क्या है, उत्तरी अमेरिका का क्या है, निम्नतम बिंदु है। इसके बाद हमने बात की थी कि उत्तरी जो अमेरिका का है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। उत्तरी अमेरिका का सबसे जो बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड है। इसे बर्फ का द्वीप भी कहा जाता है, यानी इसके ऊपर बर्फ जमी रहती है। इसे नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे दूसरा किस नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आता है, ग्रीनलैंड है। और यहाँ पर क्या है, -50 डिग्री तक सेल्सियस तक क्या तापमान रहता है। यहाँ के निवासी जो है वो कौन सी एक जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, यह जनजाति है, इस जनजाति एस्किमो नाम की जनजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है। इनके द्वारा इनके मकानों का एक निर्माण किया जाता है जो बर्फ के ही बने होते हैं। बर्फ से इनका बचाव करने के लिए एक मकान बनाए जाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। -50 डिग्री तापमान में क्या है, इनकी सुरक्षा करते हैं। ये क्या है, यहाँ के जो मकान इग्लू से बने होते हैं इनके द्वारा क्या है, कच्चा मांस खाते हैं। ये क्या है, कच्चा मांस खाते हैं। मैंने बताया था कि इनके द्वारा क्या है, जो जनजाति है एस्किमो जनजाति, इनके द्वारा क्या कच्चा मांस खाया जाता है। ये पका कर नहीं खाते, कच्चा मांस खाता है। और इनके द्वारा क्या एक स्लेज पहिए, बिना पहिए की गाड़ी है, स्लेज उसका प्रयोग किया जाता है। और क्या है, एक भालू या क्या रेडियार कुत्ता नाम देगा, या क्या भालू का प्रयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने के, इसका प्रयोग किया जाता है। और जल की देवी सेदना की पूजा करते हैं और इनके द्वारा एक नाव का प्रयोग किया जाता है जिसे ग्याग कहा जाता है। और ये आंखों पर चश्मा लगा कर रखते हैं जो मछली के दांतों से बनाकर क्या है, ये आंखों पर लगाते हैं, जिसे फैशन में रहते हैं अपने हिसाब से, क्या जनजातियां फैशन में रहती है। तो ये क्या है, एक लगा कर रखती है, उसे क्या कहा जाता है, उसी अगर बात करते हैं तो इसे चश्मा कहते हैं, वो किसका होता है। और ये क्या हारपून भाले का प्रयोग करते हैं, हारपून भाला प्रयोग करते हैं। लकड़ी और क्या हड्डी का बना हुआ भाला होता है, इसे क्या हारपून भाले के नाम से जानते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हमने बढ़ा था, एक तो ग्रीनलैंड था, एक क्या था, बेफिन द्वीप था। ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, डेविस जल संधि है, जो सबसे बड़ी चौड़ी जल संधि के नाम से भी जानी जाती है। अगर पूछ ले आपसे सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है तो कौन सी आती है, डेविस जल संधि है, जो बेफिन द्वीप व ग्रीनलैंड के मध्य पाई जाती है। इसका चौड़ा आकार बनाकर आप क्या डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो है आर्कटिक महाद्वीप को अंटार्कटिक महाद्वीप से क्या है, जोड़ने का जो कार्य करती है। इनको अलग अलग क्या तोड़ने का कार्य करती है। इनको बेफिन और ग्रीनलैंड को जोड़ने का है और इनको अंटार्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप को क्या है, तोड़ने का कार्य करती है, इनको जोड़ती है।
ठीक है। तो ये कौन सा आता है, बेफिन द्वीप की अगर बात करते हैं, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड है, इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है, कौन सी है, अगर जल संधि की अगर बात करते हैं, डेविस क्या है, जल संधि है, शुरुआती जोड़ी है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि उत्तरी अमेरिका है, उसके मध्य से कौन सी रेखा है, जो 100 डिग्री है, पश्चिम देशांतर है, वो उत्तरी अमेरिका के मध्य से गुजरती है, और पश्चिम देशांतर के पूर्व में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। अगर उत्तरी अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है ऐसा पूछा जाएगा तो क्या है, पश्चिम देशांतर के पूर्व में 100 डिग्री जो पश्चिम देशांतर है उसके पूर्व में क्या सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में हमने किया था कि 49 डिग्री अक्षांश जो रेखा है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या है, अलग करती है। कनाडा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों आपस में क्या है, अलग हो जाते हैं। और वह पूछेगा कि सर्वाधिक तटीय रेखा वाला सर्वाधिक सबसे बड़ा देश कौन सा है, तटीय वाला रेखा की बात करता है तो वो कौन सा आता है, तटीय रेखा की कनाडा आता है। ठीक है, तटीय रेखा वाला सर्वाधिक बड़ा जो देश है वो कनाडा आएगा। अगर वैसे पूछ लेता है कि अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, न्यूयॉर्क है। तटीय वाला कनाडा है, अगर सीधा पूछेगा तो कौन सा है, न्यूयॉर्क है। और अगर बात करता है कि सर्वाधिक सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी आती है, अगर बात करता है कि अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो वो कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है। अगर तटरेखा वाली की अगर बात करता है कि तटरेखा वाली सर्वाधिक बड़ी खाड़ी कौन सी है तो हडसन की खाड़ी जो है वो क्या है, तटीय रेखा वाली खाड़ी है। यहाँ हमने क्या है कल पढ़ा था कि तटीय रेखा वाली कौन सी है, हडसन की खाड़ी है। अब क्या है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जो देश है, न्यूयॉर्क देश है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, न्यूयॉर्क है। उत्तरी अमेरिका का वैसे सबसे बड़ा देश कौन है, न्यूयॉर्क है। इसका नाम न्यू एम्स्टर्डम यानी न्यू ऑफ यूरोप एक व्यक्ति था, यूरोपियन था, वो यहाँ पर आया था, उसके नाम पर इसका नाम क्या है, न्यूयॉर्क पड़ा है। उसका नाम क्या पड़ा था, न्यूयॉर्क पड़ा था। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। कल हमने बात की थी कि न्यूयॉर्क को क्या है, हडसन नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। यहाँ पर एक व्यवस्थम हवाई अड्डा है जिसे कनेडी हवाई अड्डा कहा जाता है। और न्यूयॉर्क जो महाद्वीप है, न्यूयॉर्क जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो न्यूयॉर्क देश है वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अगर बात करते हैं बंदरगाह है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही है। और हवाई अड्डा की बात करते हैं तो कनेडी हवाई अड्डा है वो भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। वो भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके बाद में क्या, जो कनाडा देश है, कनाडा देश है उसमें क्या है, हवाई जो जहाज होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, उनको जो समुद्र है जहाँ जो बर्फ जमी होती है उसके ऊपर क्या सीधा ही उतार लेते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए वह कौन सा देश है उत्तरी अमेरिका का, वह कौन सा देश है जहाँ पर सीधे जेट विमान या वायुयान को उतारा जाता है। आपातकालीन स्थिति जब लागू हो जाती है तो उस समय क्या है, इन यानों को क्या सीधा जो बर्फ जमी होती है बहुत ही कठोर बर्फ होती है, इनमें नीचे पानी नहीं होता है, ठोस पदार्थों के रूप में बनी होती है, विकिरण के माध्यम से इनका क्या अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जेट जो विमान है वायुयान को यहाँ पर उतारने का कार्य किया जाता है। वो कहाँ है, कनाडा में। वो कहाँ पर आता है, कनाडा में। इसके बाद हमने क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने एक चर्चा और की थी कि आर्थिक और क्या प्रशासनिक राजधानी, अगर उत्तरी अमेरिका की प्रशासनिक राजधानी की हम बात करते हैं तो वो कौन सी है, वाशिंगटन है। और अगर आर्थिक राजधानी की हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी आती है, न्यूयॉर्क है। वो कौन सी, न्यूयॉर्क है। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी, विस्तृत रूप से इनके बारे में क्या है देखा था। अब इसके आगे चलते हैं कि उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी जो अमेरिका है इसमें सबसे बड़ी जो गेहूं की मंडी है उसे विनिपेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनिपेग के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जो गेहूं की मंडी है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे विनिपेग के नाम से जानते हैं। और एक है मेक्सिको है, मेक्सिको देश है उत्तरी अमेरिका का, एक मेक्सिको का है देश है जहां पर क्या सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका का वह देश है जहां पर क्या सर्वाधिक चांदी का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके बाद की बात करते हैं शिकागो है। शिकागो में क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। पूछा जाएगा कि मांस की सर्वाधिक उत्पादन और क्या मंडी बिकाऊ कहाँ पर है, तो शिकागो में। विश्व की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मांस की मंडी कौन सी, शिकागो में है। और शिकागो को आप वैसे ही जानते हैं कि शिकागो में क्या है, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, सभी धर्मों को लेकर एक सम्मेलन हुआ था जो 1893 में हुआ था। लगभग 11/9/1893 में विश्व का सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। वो कहाँ पर होता, शिकागो में हुआ था। इसको आप जानते होंगे, सभी को ये विधिवत रूप से ज्ञात है। यहीं से क्या है, भारतीय जो हिंदू संस्कृति को क्या है पहचान मिली थी, वो कौन सा था, शिकागो सम्मेलन ही था। इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को तो सभी जानते हैं, हमारे आराध्य हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य के पीछे भागता है वो इनको जरूर पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या है, इस विश्व धर्म सम्मेलन में क्या है भाग लिया था, हिस्सा लिया था। जो विश्व के सभी धर्मों का एक सम्मेलन था वो 11/9/1893 में कहाँ पर हुआ था। 11/9/1893 की बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ था, शिकागो में इसका क्या सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये सम्मेलन में क्या स्वामी विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी थे बहुत ही लक्ष्य और प्राप्ति के उद्देश्य से क्या है भटक रहे थे। उनके जीवन में भी कुछ विभिन्न अड़चनाएं आई थी, वो अपने लक्ष्य को लेकर इधर उधर बढ़ रहे थे। उनके अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं मिल रहा था,
ठीक है, अपने जीवन का उनको उद्देश्य नहीं मिल रहा था, इधर उधर देख रहे थे अपने जीवन में क्या करें। उनको भगवान ने किस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, इसके लिए वो इधर उधर घूम रहे थे। उनका जन्म जो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता से वो क्या कन्याकुमारी जाते हैं 1891 में, क्या कलकत्ता से कन्याकुमारी गए थे। वहाँ पर क्या कन्याकुमारी में क्या समुद्र, जहाँ पर समुद्र है कन्याकुमारी में जल है, वहाँ पर जल में उन्होंने देखा कि एक मूर्ति है, एक बड़ी सी क्या मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति को वो कई मिनटों तक, कई घंटों तक कहे देखते रहे। कई किताबों में लिखा है कई मिनटों तक, कई में क्या लिखा है कई घंटों तक कहे उस मूर्ति को कहे विचरण करते रहे, उसको देखते रहे। वहाँ पर क्या देखते देखते उस मूर्ति में वो इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका टाइम कितना बीत गया। उस मूर्ति को लेकर उन्होंने क्या लक्ष्य निर्धारित किया कि यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए मैं भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, मुझे आज लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारत की जो हिंदू संस्कृति है उसके बारे में क्या है प्रचार करूंगा, हिंदू संस्कृति को पहचानूंगा। क्या संस्कृति है, क्या हिंदू हमारा धर्म था, क्या चीज़ें थी इनमें, क्या क्या बातें संस्कृति के द्वारा प्रचारित की गई थी। तो उन्होंने क्या लगभग 2 साल का वहाँ समय व्यतीत किया। 1891 में गए थे, 92 लास्ट के अंत में क्या है वो वहाँ से आए थे, 93 के शुरू में और 92 के अंत में क्या वहाँ से आते हैं, 92 के अंत में आते हैं। तो उन्होंने के हिंदू के प्रत्येक जो बातें थी उनको बारे में क्या उन्होंने बोध किया था, गहन अध्ययन किया था। तो उनका यह कहना था, उनकी किताबों में यह कहा गया है कि व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है, उसकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का एक लक्ष्य भगवान निर्धारित कर भेजता है। कोई समय से पहले पा लेता है, कोई समय के बाद में पाता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका एक समय आता है, निर्धारित किया जाता है भगवान के द्वारा या उसके कर्मों के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। उस समय के अनुरूप उसको क्या है वो विधिवत रूप से मिल जाता है जिस उद्देश्य के लिए वो भटका है। भगवान अंतिम क्षण में उसको उस अपने उद्देश्य के ऊपर क्या कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है कि आप इसी उद्देश्य को लेकर कार्य करें। जब चारों तरफ वो हाथ पैर मारता है, पहले इसमें लिखा गया है कि जब तक व्यक्ति को लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक वह सभी उद्देश्यों को लेकर भटकता रहता है। वो सोचता है ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव आता है जब भगवान के जो आदेश पूरे हो जाते हैं, भगवान के जो कहे किए जाते हैं, तो व्यक्ति हार कर रो मात करके, ठीक है, रो कर थक कर हार कर सभी हाथ जोड़ करके बैठ जाता है कि अब भगवान आप ही चलाएं, आप ही के सहारे हैं हम, तुम जो करोगे वही हम कर सकते हैं, ठीक है, जो तुम करोगे वही हम करेंगे, तुम जो हमें लक्ष्य दिखाओगे हम उसी पर चलेंगे। तो वो क्या है अंतिम पड़ाव में लक्ष्य दिखता है। कईयों को देखा है कि जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो अंतिम पड़ाव में वो एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, उन्हें भगवान दिखाता है कि आप उसमें क्या वो सक्षम और सफल होते हैं। तो इस किताबों में क्या उनके बहुत ही प्रेरणादायक किताबें हैं, इनके द्वारा बहुत ही प्रेरणादायक जो क्या है विचार है लिखे गए हैं। सभी ने ये पढ़े ही होंगे, स्वामी विवेकानंद जी को सभी जानते हैं। तो इसके द्वारा क्या उन्होंने क्या उद्देश्य के बारे में कहा था कि मेरा उद्देश्य मुझे प्राप्त होता। सभी व्यक्ति का क्या है उद्देश्य, एक दिन अगर वो अपने उद्देश्य को लेकर कठिन परिश्रम करेगा, उस उद्देश्य को जिएगा, उस उद्देश्य को मेहनत के साथ लगन के साथ कार्य करेगा, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति उसे जरूर होगी। ये क्या थे स्वामी विवेकानंद जी के है विचार है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का विश्व धर्म का सम्मेलन हुआ था 1893 में, 1893 को क्या है शिकागो में सम्मेलन हुआ था। तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था, सभी क्या धर्म के लोग थे उन्हें बुलाया गया था। तो स्वामी विवेकानंद थे, इन्हें हिंदू संस्कृति का प्रचार था, हिंदू संस्कृति के बहुत ही माहिर थे, हिंदू संस्कृति के बारे में जानते थे। जिस व्यक्ति को कुछ आता है, यानी जो बहिर्मुखी होता है, वो अपनी बातें दूसरों को कहने के लिए क्या है तत्पर रहता है कि कहीं न कहीं उनको बुलाए और कह करें। तो ये क्या गए थे, शिकागो में गए थे, शिकागो में सम्मेलन चल रहा था, 11/9/1893 को सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में ये पहुँचते हैं, जब उस सम्मेलन में ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या सारे स्पीच दे रहे थे, सभी ने भाषण दे दिए थे। लगभग जो सभा थी वो समाप्त होने वाली थी। जो क्या है विश्व धर्म की विश्व के सभी धर्मों को जो व्यक्तित्व थे उनको बुलाया गया था कि विश्व के सभी धर्म अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए और अपने अपने धर्म के बारे में बताएं। तो सभी वहाँ पर आए थे और क्या जनसभा खत्म होने वाली थी। तो जब ये पहुँचते हैं तो लेट हो गए थे, क्यों यहाँ से शिकागो गए थे तो कहीं रास्ते में कोई क्या साधन नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला होगा, टाइम से क्या है लेट हो गए थे थोड़ी सी, सभा खत्म होने वाली थी। तो इन्होंने कहा, जो संचालक थे जो मंच पर होते हैं उनके द्वारा क्या संचालन किया जा रहा था, तो उनको कहा कि मैं इतनी दूर से आया, मुझे क्या बोलने का मौका दिया जाए, मेरे द्वारा मेरे जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, हिंदू का जो धर्म है, उनके बारे में बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। तो संचालन ने कहा था आप लेट हो गए, अब तो क्या सभा खत्म होने वाली, अब आपको कौन सुनेगा, लोग क्या जाने लगे हैं, तो अब क्या है आपको कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा था मुझे मात्र 2 मिनट का समय दिया जाए। उन्होंने क्या कहा था कि मात्र मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए, लोग जाएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे 2 मिनट मैं आपसे मांगता हूँ, 2 मिनट दे दीजिए, अगर जाएंगे तो चले जाएंगे, सभा खत्म होती है तो कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद मैं स्टेज से उतर जाऊँगा। तो उन्होंने क्या भगवा धारण किया हुआ था, गेरुए रंग का जो था चोगा है वो पहना हुआ था, चोगा पहनते थे। ये क्या है स्वामी विवेकानंद की किसी भी मूर्ति में आप देखेंगे, फोटो में देखते हैं तो उन्होंने चोगा धारण किया हुआ है, उन्होंने ये चोगा धारण किया हुआ था। और ये क्या स्टेज पर जाते हैं, जैसे स्टेज पर जाते हैं तो एक अतिरिक्त व्यक्तित्व आता है, यानी वहाँ के तो पेंट कोट वाले उनका पहनाव अलग था और इनका क्या पहनावा अलग था। तो जाते तो अचंभित होते हैं,
एक होता ही है परफेक्ट। इस भगवान जो क्या है एक ऐसा वस्त्र है जिससे क्या परफेक्ट हमें क्या सहनशीलता का गुण पता चलता है कि इस व्यक्ति में क्या सहनशील व्यक्ति है, इनमें आत्मविश्वास है। इनके चेहरे पर इतनी चमक थी कि इनके चेहरे पर क्या चमक कूट कूट कर भरी थी, कोई भी व्यक्ति देखता तो इनके चेहरे से पता चल जाता कि इस व्यक्ति में क्या कुछ न कुछ गुण है। अट्रैक्शन का भाव था, कोई व्यक्ति होते हैं उसका चेहरा इतना प्रफुल्लित रहता है कि उनमें अट्रैक्शन का भाव होता है, व्यक्ति न चाहते हुए क्या उनसे बात करना चाहता है, उनसे पूछना चाहता है, उनसे क्या करना चाहता है कि आपके चेहरे पर चमक क्या है, ठीक है, आप हंसमुख क्यों हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या है स्टेज पर चढ़े तो माइक लिया उन्होंने, माइक लिया और वहाँ पर क्या है बैठे हुए लोगों से बोला, तो इंग्लिश में भाषण देना था, इंग्लिश में इन्होंने भाषण दिया कि डियर सिस्टर ब्रदर्स एंड मदर्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने क्या शिकागो के जो व्यक्ति थे उन्हें क्या कहा था, डियर सिस्टर मदर्स एंड ब्रदर्स ऑफ शिकागो सम्मेलन में जो आए थे उनको क्या कहा था कि आप मेरे भाई माताएं और बहनें, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम। आई एम स्पीक टू माई हिंदू रिलेशन, मैं हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि डियर, आप सभी को कहा था डियर ब्रदर सिस्टर एंड मदर्स, तो क्या इतने लोग प्रभावित हुए, तालियां बजती रही, लगभग कहते हैं कि 2 मिनट तक तालियां बजती रही। लोग इनके इसी वाक्य से इतने प्रभावित हुए थे। क्यों? वो तो अन्य जो लोग थे वो स्पीच दे रहे थे, वो क्या अपनी लैंग्वेज में दे रहे थे, इंग्लिश में दे रहे थे, डियर सर एंड डियर मैडम, अपनी लैंग्वेज थी उनकी, तो डियर लगा कर ऐसे करते उनको थे। अगर बात करें पाश्चात्य नीति की बात क्या है, वो अपनी भाषा की बात कर रहे थे। और जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुरूप क्या है भाषण दिया था। तो जैसे ही बोले 2 मिनट तक है जो उनकी क्या है तालियां हैं बजती रही। फिर लोगों ने कहा इनको क्या सुनेंगे, तो उन्होंने अपना भाषण देना स्टार्ट किया। हिंदू धर्म के बारे में जो बातें थी उन्होंने बताई। पहले तो कहते हैं कि कुर्सियाँ बहुत दूर तक थी। पहले तो खुद कहते हैं सभा में जाते हैं, सभा में देखते हैं, जनसभा में देखते हैं तो क्या है, कोई तो क्या है अपने उबासी ले रहा है, कोई तो सो रहा है, कोई किसी से कन्फ्यूसी कर रहा है, बातें कर रहा है, अरे वो वहाँ ये था वो था, ठीक है। उनको क्या स्पीच से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कह रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। बीच में कोई कह दे अरे देख रहे तो वैसे देखने लग जाते हैं, ठीक है। बाकी इनको स्पीच से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहा जाता है, किताबों में कहा जाता है और स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा गया है कि जब ये स्पीच देना स्टार्ट किए थे तब से लेकर इन्होंने मात्र इन्हें 2 मिनट दिए गए थे, तो 2 मिनट को उन्होंने छोड़कर लोगों ने कहा सुनेंगे, हम तो स्पीच सुनेंगे, आप तो बोलें। तो जैसे बोलना स्टार्ट किया था तो 2 मिनट से स्टार्ट करके उन्होंने 72 जो मिनट थे तब तक इन्होंने स्पीच दिया। 72 मिनट तक लगातार ये बोलते रहे। लोग इतने उत्साहित हुए थे कि जैसे हम सभा में देखते हैं तो कुर्सियाँ दूर दूर होती हैं, बीच में बहुत सारा गैप पड़ा रहता है, लोग 2 ग्रुप उधर होता है, 3 का ग्रुप उधर होता है, 5 का ग्रुप इधर होगा, अलग अलग ग्रुपों में बंटे रहते हैं। तो ये क्या है वहाँ पर वैसे बैठे रहे। जैसे इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो क्या लोग धीरे धीरे क्या कुर्सियाँ आके लाते के और इकट्ठे होते गए। इनका जो जनमंच था जहां पर ये सभा को संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे, जब अंतिम पड़ाव आया, अंतिम क्षण आया, 10 या 15 मिनट के बाद कुर्सियां आगे आने लगी, ठीक है। आगे आने आते 72 मिनट तक इन्होंने सभा की थी। जब सभा की समाप्ति हुई थी तो उस समय कुर्सियां देखने वाले बीच में इतना भी गैप नहीं था। लोग इतने आगे आए, इतने प्रफुल्लित हुए इनके स्पीच से, इनको लेकर क्या है बहुत ही उत्साहित हुए थे कि यह व्यक्ति तो वास्तव में अपने धर्म का प्रचार करेगा और यह व्यक्ति क्या है वास्तव में आत्मविश्वास से क्या प्रफुल्लित है और अपने धर्म को लेकर क्या इतना संघर्षशील है, कहाँ से आया है, किस प्रकार इन्होंने स्पीच दिया है। तो ये क्या है सारे लोग कहीं से हुए थे और सारे लोग इन्होंने जानने पहचानने की बात कर लेते। ये एक तो रंग गेरुआ पहना हुआ था और भगवा पहना हुआ था, और दूसरा उनके माथे पर स्वाभिमान की बात थी और आत्मविश्वास चेहरे पर था। तो सभी लोग क्या है हतोत्साहित हुए कि वाह क्या बात है। तो 72 मिनट तक उनको समय का पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया था। फिर बाद में जब इनका स्पीच खत्म हुआ तो लोगों को जाने के लिए कहा। तो किसका मन करे, जब एक बार किसी लय में कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। तो लेकिन फिर ये सभा समाप्त हुई तो ये जाने के लिए सभी को जाने के लिए उपदेश दिए, सारे व्यक्ति गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार सभा को इतने रूप से संबोधित, कभी देखना आप शिकागो का सम्मेलन है वो देखना, कभी कहीं टाइम मिले तो उस सम्मेलन में देखना उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, किताबों में दिया हो। बहुत स्वामी ने विवेकानंद की तो बहुत ही किताबें आती हैं, 5-7 किताबें तो उनकी बहुत ही शानदार किताबें हैं। कभी पढ़ना जीवन में, अगर टाइम मिले तो विवेकानंद के विचारों को पढ़ना, तो उनको विचारों से आपको पता चलेगा। इन्होंने लिखा हुआ है कि जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर मेहनत इतनी करो कि या तो तुम्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी या तुम्हें उस तजुर्बा या हुनर का प्राप्त होगा जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है। तुम्हें ठोकर लगेगी, तुम उद्देश्य के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा उद्देश्य अलग है, तुम अपने रास्ते पर आ जाओगे। तो उन्होंने क्या लक्ष्य के बारे में कई बातें कही हुई है। तो उन्होंने कहा है कि अपने लक्ष्य को लेकर कर्म करते रहो आप, ठीक है। जो उद्देश्य आपका निर्धारित किया गया वो वाक्य में मिलेगा। मेरा ही जीवन इन परिस्थितियों से गुजरा था, मुझे भी नहीं पता था कि जीवन क्या है, मुझे भी नहीं पता था जीवन क्या है, किस उद्देश्य लक्ष्य के लिए आए हैं। लेकिन क्या है एक समय आया, उस समय पर क्या है मुझे सभी प्रकार की जो क्या है जिन उद्देश्य के लिए मैं आया था उस उद्देश्यों की मुझे प्राप्ति हुई। तो वहाँ से वापस आए थे। जैसे स्टेज से उतरने लगे तो जैसे सम्मेलन किन्होंने कराया था शिकागो वालों ने, शिकागो वालों ने सम्मेलन कराया था। तो शिकागो वाले क्या परेशान हो गए कि इस व्यक्ति को अपने वाले इतने जानते हैं, इतनी तालियां पीटी उन्होंने, अपने सम्मेलन कराया था, अपने लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया,
जैसे होता है कोई भी सेवा करवाते हैं कहीं भी अपने गांव में घरों में करवाते हैं तो अपने परिवार के लोगों को हम ऊपर उठाने के लिए करवाते हैं। तो ऐसे नहीं पड़ोस वाला आके क्या बोल के चला जाए कि हमारे ये है, और पड़ोस वाले को ज़्यादा पसंद करने लगे। किसको ये पसंद आता है? ये किसी को पसंद नहीं आता। जैसे ये नीचे आने लगे तो उन्होंने क्या है, वहाँ के लोगों ने कहा कि कैसा है, कैसे तूने कपड़े पहने, कैसे तूने कपड़े हैं, तुम्हारा क्या कल्चर है क्या? तो उन्होंने कहा था, तो वही धनवान व्यक्ति थे और क्या हंसमुख चेहरे के व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कोई हिंसा नहीं कर अहिंसा के माध्यम से उन्होंने बात, गांधी जी और ये कि अहिंसा के परम पूज्य मानने वाले थे। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या है, तुम्हारा देश तो क्या है, यू आर कंट्री फ्रॉम वेयर मैन मेक जेंटल बाय ए टेलर। तो तुम उस देश से हो जहाँ क्या टेलर के द्वारा व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, जेंटल बनाया जाता है, यानी निपुण बनाया जाता है। बट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर करेक्टर मेक्स मैन ए जेंटल। मैं उस देश से हूँ जहाँ पर क्या है, व्यक्ति को उसका जो गुणवत्ता है, उसकी जो कार्य कर्तव्य है वो उसे निपुण बनाते हैं, यानी करेक्टर है उसके, अगर उसमें गुण होगा तो व्यक्ति ऊपर उठेगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं उस देश से हूँ जहाँ से क्या है, मुझे मेरी गुणवत्ता के आधार पर मुझे ऊपर उठाया गया है। आपकी तरह नहीं, आपके तो यहाँ क्या टेलर है, कपड़े सिमेगा और आपको क्या जेंटल बना दे। आपने बूट सूट मारे, ठीक है, बूट सूट मारे और क्या है, जूते पहने और आप क्या जेंटल बन गए। लेकिन हमारे देश में क्या ऐसा नहीं है, हमारी गुणवत्ता है, अगर हमारी करेक्टर है तो हमें ऊपर उठाया जाएगा। अगर हिंदू धर्म में हमारी करेक्टर नहीं है तो हमें ऊपर उठने के लिए नहीं उठाया जा, ऊपर उठने के लिए कोई भी ऐसा यत्न नहीं करवाया जाता है, ठीक है। तो क्या है, तुम तो जेंटल हो, तो वो व्यक्ति क्या वाकई में ये क्या है, कुछ इनके अंदर कुछ है, तो वो व्यक्ति साइड में हो गए थे, उन्हें क्या मन से जाने दिया था। इस प्रकार शिकागो सम्मेलन का हुआ था और ये वापस भारत आए थे। तभी से शिकागो सम्मेलन से क्या है, भारत के हिंदू संस्कृति को प्रभुत्व मिला और हिंदू जो धर्म है उसको विश्व स्तर पर पहचान कहाँ से मिली थी, शिकागो सम्मेलन में है। शिकागो सम्मेलन क्या है, विश्व स्तर पर जो हिंदू है, अपना जो कल्चर है हिंदू वासियों का है, उनको क्या विश्व स्तर पर पहचान कराने का कार्य किसके, शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या उत्प्रेरित किया गया था, ठीक है। तो ये बात थी, सामान्य सी बात है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिन किसी को भी नहीं पता है, एक दो होंगे, बाकी सभी को पता है। जो नॉर्मल भारत के व्यक्ति है सभी इस चीज़ों को जानते हैं, जो पढ़ाई करते हैं उनके जनरल नॉलेज की बातें सभी जानते हैं। तो हाँ, हम बात करते हैं कि शिकागो में क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। कहाँ पर है, शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी क्या है, मांस की मंडी है। इसके बाद में क्या है, पिट्सबर्ग, सर्वाधिक लोहे का उत्पादन की अगर बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो पिट्सबर्ग में क्या है, सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा कहा जाता है। वर्तमान में पिट्सबर्ग को किसे क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा के नाम से जानते हैं, जंग के कटोरे के नाम से जानते हैं। और विश्व में सभी मोटर गाड़ियों, जहाँ पर सभी प्रकार की मोटर गाड़ियाँ बनती है, वहाँ क्या ड्रेटाइड है। विश्व में ड्रेटाइड को सभी प्रकार के मोटर गाड़ियों का उत्पादन वाला देश कहा जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन वाला देश कौन सा है, ड्रेटाइड जो है वो सर्वाधिक मोटर गाड़ियों वाला उत्पादित देश है, ठीक है। एरिज़ोना है, एरिज़ोना क्या, तांबा का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में एरिज़ोना एक प्रदेश है जहाँ तांबा उत्पादन क्षेत्र है। एरिज़ोना तय से तांबा, एरिज़ोना, इनकी क्या है, अलग से एक बात है, अलग से क्या है इनकी बातें हैं, वो आप बताएंगे क्वेश्चन सीरीज के माध्यम करेंगे तो सारी चीजें याद रह जाएगी। एरिज़ोना क्या, तांबा क्षेत्र, एरिज़ोना क्या है, तांबा क्षेत्र है, जो कहाँ पर पाया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। एरिज़ोना क्या है, तांबा क्षेत्र है, जो कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तांबा का उत्पादन किया जाता है। और क्या है, कनाडा जो देश है, उत्तरी अमेरिका का कनाडा देश था, पड़ा था, उसमें क्या मॉन्ट्रियल लेक है, मॉन्ट्रियल है जो कागज उत्पादन में क्या निपुण है, जहाँ पर कागज सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। कनाडा का एक देश है जिसे मॉन्ट्रियल कहा जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो कागज है उसका उत्पादन किया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, रोटी की डलियां के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी अमेरिका को क्या है, रोटी की डलियां, यानी सर्वाधिक जो गेहूं का उत्पादन विनिपेग में है, इसलिए उत्तरी अमेरिका को रोटी की डलियों के नाम से भी जानते हैं। रोटी की डलियों के नाम से कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, उसे रोटी की डलियों के नाम से भी जानते हैं। विश्व की अगर हम बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी कौन से, सेंट लुइस है। सेंट लुइस क्या है, विश्व की सर्वाधिक क्या सबसे बड़ी जो मक्का की मंडी है वो कौन सी आती है, सेंट लुइस है। सर्वाधिक सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी क्या है, मक्का की मंडी है, वो कौन सी आती है, सेंट लुइस है, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि विश्व का सबसे, उत्तरी अमेरिका का विश्व का सबसे छोटा, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, सेंट लुइस पे क्या है, अगर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है वो कौन सा था, सेंट किट्स या नोविस के नाम से जानते हैं। सेंट किट्स या क्या है, नोविस जो देश है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे क्या है, छोटा देश है। सबसे छोटा देश कौन है, सेंट किट्स, और क्या है, नोविस के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी, मिसौरी है,
मिसौरी है, मिसिसिपी, मिसौरी, अंटीरियो, इरी, यूरस, ये 4-5 प्रकार की नदियां हैं जो मिसौरी सेंट लॉरेंस में क्या सर्वाधिक। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी जो नदी की अगर हम बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी है, जिसे मिसिसिपी या मिसौरी नदी के नाम से जानते हैं। इन नदियों का एक क्रम देखेंगे, ये जाल बनाती है, ये क्या है? जाल बनाती है, मीठे पानी की झील है, वहां से क्या जाल बनाती है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, अभी करेंगे, इनके बारे में क्या है चर्चा करेंगे। तो मिसौरी क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी है, ठीक है। एरिजोना तांबा प्रदेश से है। और अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक, अगर बात करते हैं विश्व का स्टेशन कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, विश्व का सबसे बड़े स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? ग्रांड टर्मिनल स्टेशन है। ग्रांड टर्मिनल स्टेशन है जो कहाँ पर पाया जाता है? न्यूयॉर्क में पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा क्या है स्टेशन है, वो कहाँ पर पाया जाता है? न्यूयॉर्क में पाया जाता है। चीनी का कटोरा, क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा है। अपने भारत में गन्ना उत्पादन होता है, इसी प्रकार का है वहाँ पर क्या क्यूबा क्षेत्र है, वहाँ पर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो जहाँ पर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है वहाँ पर क्या है? चीनी की कारखाने होंगे, चीनी की मिलें होंगी और चीनी का निर्माण होगा, इसलिए क्या क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये हमने बातें क्या लिखी है, इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं कि विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी क्या है? गेहूं की मंडी कौन सी है? विनिपेग है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की जो मंडी है वो कौन सी आती है? विनिपेग है। मेक्सिको, विश्व की सर्वाधिक चांदी उत्पादन देश कौन सा है? मेक्सिको है। मेक्सिको खाड़ी हमने पढ़ी थी, वहीं पर एक देश आता है मेक्सिको है। विश्व की सर्वाधिक चांदी की खान कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में चांदी खान उत्पादन होती है, यानी क्या है? मेक्सिको में होती है। शिकागो को विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहा जाता है। हिंदू धर्म का प्रचार किया था, उसका उल्टा याद रह जाएगा कि मांस खाते हैं, तो वहां पर क्या ये गए थे, तो क्या है? शिकागो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? मांस की मंडी है, क्योंकि ये अपने तो स्वामी विवेकानंद है, ये तो इनसी चीज़ों से बहुत ही दूर थे, तो ऐसे याद रह जाएगा, यानी इनका अपोजिट था। तो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कौन सी? शिकागो है। पिट्सबर्ग को सर्वाधिक लोहे इस्पात की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक लोहे इस्पात का उत्पादन कहाँ होता है? पिट्सबर्ग में होता है, जहाँ पर वर्तमान में इसे जंग का कटोरा कहा जाता है, यानी वर्तमान में एक है बहुत लोग का उत्पादन करता है, तो लो पड़ा पड़ा जंग लग जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जंग का कटोरा कहा जाता है। ड्रेटाइट को विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ियाँ, यानी क्या है? ड्रेटाइट जो देश है उत्तरी अमेरिका, वहाँ पर क्या है? विश्व की सभी जो गाड़ियाँ हैं वो बनाई जाती है, यानी क्या है? ड्रेटाइट में है। एरिजोना क्या है? तांबा प्रदेश क्षेत्र है। एरिजोना उत्तरी अमेरिका का एरिजोना जो क्षेत्र है वो क्या है? तांबा का प्रदेश है। कनाडा का मॉन्ट्रियल क्या है? उत्तरी अमेरिका में कनाडा का एक देश है जिसे मॉन्ट्रियल कहा जाता है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कागज़ का उत्पादन होता है। इसके बाद क्या है? सेंट लुइस है। विश्व की सबसे बड़ी क्या है? मक्का की मंडी कौन सी आती है? विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी कौन सी है? सेंट लुइस है, जो विश्व की क्या सबसे बड़ी क्या है? मक्का की मंडी है। सेंट लुइस क्या विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। और इसकी अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के जो सबसे छोटा देश कौन? सेंट किट्स व नोविस है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। सेंट किट्स और कौन है? नोविस है, इसे कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की अगर बात करते हैं तो कौन सी है? मिसौरी है। लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी है। और रोटी की डलियाँ किसे कहा जाता है? कनाडा में क्या है? रोटी की डलियाँ के नाम से। उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाता है? रोटी की डलियाँ कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेशन है ग्रांड टर्मिनल क्या है? स्टेशन है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? रेलगाड़ियों का सबसे बड़ा जो स्टेशन है वो कौन सा आता है? ग्रांड टर्मिनल क्या है? स्टेशन है। और इसके बाद क्या? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, यानी क्यूबा में सर्वाधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन होता है, इसलिए क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। तो यही हमने चीज़ें देखी, यही चीज़ें देखी। इसमें क्या है? एक और है क्या? नदी क्रम है। जो उत्तरी अमेरिका है उसमें क्या है? एक नदी क्रम हो रही है, उसकी एक क्लास और लेंगे, आज ज़्यादा हो जाएगा, ये बातें ज़्यादा हो जाएगा। पिछला रिवीजन करें और 7 को इसमें ऐड करें, 7 को ये नया वाला ऐड करें, आपको याद होगा, दबाव नहीं बनेगा, फिर याद नहीं है हमें। पीछे वाला रिवीजन करेंगे और साथ में इसको देखेंगे, तो दोनों चीज़ें चलते चलेंगे, ठीक है? दोनों चीज़ें क्या जुड़ती हुई चलती चली जाएगी आपस में। ये क्या था, ठीक है? इसमें एक क्या है? मिसौरी, मिशिगन, एंटीरियो, एरी झील आती है, ठीक है? सेंट लॉरेंस नदी है, इनके बारे में हम क्या है? चर्चा करेंगे। तो एक सेशन और होगा, उसके बाद हमारा जो ये महाद्वीप है कंप्लीट हो जाएगा। फिर दक्षिण अमेरिका है वो थोड़ा सा बड़ा है, बाद में क्या है? छोटे छोटे महाद्वीप है, बाद में यूरोप और ये क्या है? छोटे छोटे क्या है? महाद्वीप, इनमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है? ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग इसका पार्ट है वो कल करेंगे। धन्यवाद।